की वीडियो में बात करेंगे जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं उत्तराखंड ग्राम पंचायत या पंचायत स्तरीय चुनाव वगैरह से लेकर, तो ये किस अधिनियम से हुए थे, कब हुए थे, क्या हुए थे, उसके बारे में आपको सारी डिटेल इसमें मैं देखने को मिलेगी। और जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में आजकल प्रश्न सही गलत से बनने की, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो इन्हीं के बीच में से कहीं से आपका प्रश्न बन सकता है। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और इसमें आपको अंत में जो अभी हाल ही में आपके त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे ग्राम पंचायत या जो भी हुए थे ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय वाले, तो उसके जो डेटा है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि कौन से ज़िले में कब कितने और राज्य का टोटल कितना रहा था, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपको ले चलते हैं ऊपर से। तो उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद जो हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ये आप सभी को पता है। और इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका जो गठन हुआ था, ये चीज़ आपके लिए वो 30 जुलाई 2001 को हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के नियमों के अंतर्गत उत्तराखंड में पंचायतों और शहरों से स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक तो ये है कि उत्तराखंड जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था, 30 जुलाई 2001 को हुआ था और संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया था। तो ये आपके लिए प्रश्न बन सकता है। और संविधान के अनुच्छेद जो 243 के से लेकर 243 ZA या ये जो है ये उत्तराखंड के पंचायती और शहरों निकायों से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, ये चीज़ आप सभी को बेसिक से पता होगी। अब इसमें अधिनियम वगैरह देखने की कब इसमें बदलाव हुआ, कब क्या हुआ था। तो जो 2016 से पहले था वो था आपका जो उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम बना था उस हिसाब से चलता था। तो लेकिन 2016 से लेके 4 अप्रैल 2016 से है शायद 4 अप्रैल ये शायद और 2016 है। तो इस अधिनियम के बाद उत्तराखंड पंचायत राज में जो संशोधन किया गया था, तो इसमें जो उक्त धारा आई थी 1459-96 के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्यों तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये जो चीज़ें हैं ये सभी राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ये पहले भी था लेकिन कुछ बदलाव उसमें देखने को मिले। तो आपको सिंपल से ये याद रखना कि अधिनियम कब बना, 2016 में। और उस अधिनियम में भी संशोधन फिर किया गया था 2019 में। और इसमें जो आपका है तो ये चीज़ आपको एक चीज़ ये महत्वपूर्ण है थोड़ा, इसका विस्तार संपूर्ण जो 2016 का अधिनियम था ना उसका जो विस्तार है संपूर्ण उत्तराखंड पर होगा, सिवाय उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 हो गया और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और छावनी बोर्ड अधिनियम 1914 के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र या तद संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले किसी क्षेत्र। तो पूरे उत्तराखंड पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो नहीं रहेगा वो चीज़ बताई है जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम जो 1959 हो गया और 1916 हो गया, 1924 जो छावनी बोर्ड के अंतर्गत, ये जो इसके अंतर्गत आते हैं वो उन पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। और जो 18 साल की आयु वाले हैं ये आप बेसिक सी जानकारी है। और फिर यहाँ पर है आपका ग्राम सभा की बैठकों का कार्य। तब प्रत्येक ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक आधार पर 4 साधारण बैठकें आयोजित करेगी। तो 4 साधारण बैठकें आयोजित करेगी प्रत्येक वर्ष, जिसकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। परंतु प्रधान किसी भी समय या विहित प्राधिकारी द्वारा लिखित अध्यापेक्षा, चलिए आपके लिए उतना वो नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद है एक चीज़ ये आपके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, जो ग्राम सभा की जो बैठकें होती है वो केवल सार्वजनिक सरकारी भवनों या ग्राम पंचायत के खुले स्थान पर आयोजित की जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। और अगर ग्राम प्रधान या उप प्रधान के घर पर बैठक बुलाई जाती है तो उसको अवैध माना जाएगा, वो वैध नहीं माना जाएगा। बस ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखने वाली है। और जो इसकी गणपूर्ति है, तो जैसे आपने लोकसभा या राज्यसभा उसमें भी अलग अलग प्रकार की गणपूर्ति होती है कि कितनी बैठक में कुल कितने सदस्य वगैरह, तो उस हिसाब से ये भी है। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कुल सदस्यों की 1/5 संख्या अथवा कुल परिवारों के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये इतना याद रखना आपने, 1/5 या कुल जो परिवारों के आधे से अधिक परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक होगी। तो ग्राम सभा की बैठकों के लिए ये है। और फिर एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली छोटी सी ये बात है,
तो यदि महिला प्रधान है अगर, तो या उप प्रधान है, सदस्य के स्थान पर उसके पति या अन्य पारिवारिक सदस्य रिश्तेदार बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और ग्राम सभा के पंचायतों के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महिला ग्राम प्रधान है, उप प्रधान वगैरह है, तो उसकी जगह पर उसके पति वगैरह ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो उनके लिए इसमें ये प्रावधान है कि जो उक्त महिलाएं जो उसके बैठकों की अध्यक्षता करने वाले और कर्तव्य का निर्वहन करने वाले संबंधित व्यक्ति को दोनों को पंचायत के तीनों स्तरों के जो आगामी सामान्य चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो फिर जो आने वाली चुनाव होंगे उसमें वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और एक चीज़ ये भी आपका शौचालय न होने पर अयोग्यता। अगर शौचालय नहीं है तो ये आपका अधिनियम आया था, तो पुनर्निवास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के समक्ष न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है। तो इसमें आपको छोटी सी बात ये रखनी कि शौचालय ना होने पर भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और यदि कोई व्यक्ति प्रधान या उप प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्यों का पद धारण करने के लिए अयोग्य होगा, मतलब वो योग्य नहीं होगा, तो वो होगा आपका, अगर वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तब भी वो नहीं होगा, या प्रमुख, वरिष्ठ, उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य या किसी जिला पंचायत सदस्य का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, या किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदस्य, नगर या नगर प्रमुख, जो भी मतलब आपके ये पद हैं, या छावनी बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदस्य हैं, तो वो सिंपल सी कहने की बात है कि वो ग्राम प्रधान या उसके जो चुनाव है वो नहीं लड़ सकेगा। और ग्राम पंचायत के उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल, तो उनका जो कार्यकाल है वो आपका हो जाएगा, ये आपको पहले से भी मालूम होगा कि जो उनकी प्रथम बैठक होती है उसकी जो तिथि होती है उस तिथि से लेकर 5 साल तक बनी रहेगी। मतलब वो जब भी बने उससे मतलब नहीं है कि आज चुनाव का रिजल्ट आ गया है तो आज ही से वो ग्राम प्रधान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन वो पहली बैठक होगी उसी दिन से वो मानी जाएगी 5 साल के लिए। और राज्य सरकार राज्य निर्वाचन के परामर्श से अधिसूचना या ग्राम पंचायत के उप प्रधान सदस्यों के साधारण चुनाव या चुनाव की तिथियां नियत करेगी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि राज्यसभा के चुनाव, राज्य ग्राम पंचायत के चुनाव वगैरह का तिथि की घोषणा वगैरह कौन करती है? राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के द्वारा ही होती है। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। और इनका त्यागपत्र, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे राष्ट्रपति का त्यागपत्र होता है या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति वगैरह उनका जो होता है, तो उनका जो त्यागपत्र होता है तो इनका भी हो सकता है। यहाँ से भी आपको प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि पेपर वाला तो कुछ भी पूछ रहा है। तो किसी भी ग्राम पंचायत या प्रधान या उप प्रधान संबंधित जिला पंचायत राज्य अधिकारी को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा। तो आपके लिए सिंपल सी ये बात है कि अगर प्रधान या उप प्रधान अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? तो हो जाएगा जिला पंचायत राज अधिकारी को। तो इसको देगा अपने मतलब हस्ताक्षर सहित, और उसमें लेख लिखेगा और हस्ताक्षर सहित वो त्यागपत्र देगा। और इसमें फिर आगे देखिए, परंतु यदि त्यागपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया है, तो मान लीजिए अगर उन्होंने अपना जो ग्राम प्रधान है उसने हस्ताक्षर करके जो भी दे दिया पत्र, अगर उस 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 15 दिन के बाद स्वतः ही मतलब अपने आप ही स्वीकृत समझा जाएगा कि वह त्यागपत्र मंजूर हो गया है। तो ये आपके लिए इसमें ये है। तो 15 दिन की ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। और ग्राम पंचायत के प्रधान के पदों की आकस्मिक रिक्तियों को भरना, या जैसे अगर किसी चीज़ होती है तो उसमें भरने के लिए भी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो इसको देखते हैं। यदि प्रधान, उप प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य के पद में उसकी मृत्यु पद से हटाए जाने, त्यागपत्र देने, उसके निर्वाचन को रद्द कर दिए जाने या पद की शपथ लेने से इनकार करने के कारण रिक्त स्थान की तिथि से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई रिक्त उत्पन्न होती है तो उसे उसके कार्यकाल के शेष समय के लिए यथासंभव निर्धारित तरीके से भरा जाएगा। देखो, अगर मान लीजिए 6 महीने बचे हुए हैं कि जैसे ग्राम प्रधान है, अगर 6 महीने से उसके ज़्यादा बचे हैं तो तब तो वो जो शेष कार्यकाल होता है उसी के लिए बनेगा, लेकिन उसी निर्धारित तरीके से भरा जाएगा। और मान लीजिए अगर 6 महीने से कम, जैसे 2 महीने या 3 महीने बचे हैं, तब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो तब कोई चुनाव नहीं होंगे। और अविश्वास प्रस्ताव, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रधान और प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी ये देखते हैं। तो आपका देखते हैं इसमें प्रधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय की लिखित सूचना जिस पर तत्कालीन ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अगर प्रधान के खिलाफ अगर प्रस्ताव लाना है, अविश्वास प्रस्ताव, जैसे
आप इसको सिर्फ सीधे उससे रिलेटेड करके देखिए, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो वो देश के लिए हो गए, फिर राज्य के लिए जैसे हो गए आपके राज्यपाल या मुख्यमंत्री वगैरह जो भी है उसके लिए हो गए, तो ऐसे ही इसके लिए भी हो गया। तो इसके लिए आपका इसमें याद रखने वाली ये बात है कि कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के जो हस्ताक्षर है वो होने चाहिए, और लिखित सूचना में हस्ताक्षर करने वाले कम से कम 5 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जाएगी। तो इसमें भी आपका जिला पंचायत राज अधिकारी ही मेन होगा। और अगर उप प्रधान के खिलाफ लाना हो तो उसके लिए आपका 1/3 निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से पारित माना जाएगा। तो उसमें 1/4 है प्रधान में और उप प्रधान में 2/3। ठीक है, ये आप छोटी छोटी बातें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और फिर देखते हैं आगे। परंतु यह है कि प्रधान एवं उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के उसके निर्वाचन के 1 वर्ष अवधि के भीतर उसके कार्य की समाप्ति से 6 माह से पूर्व। तो देखो इसमें भी आपके लिए सिंपल सी ये प्रावधान है कि 1 साल या 6 महीने का अगर समय बचाओ तो तभी ला सकते हो, अगर उसके कम समय बचाओ तो आप नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ आपको सिंपल सी याद रखनी है, बस हो गया। और ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य वगैरह हैं, तो कार्य देख लेते हैं। तो पंचायतों के विकास के लिए योजना बनाना तथा ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात उसे निर्धारित पदाधिकारी को भेजना, ग्राम सभा का वार्षिक बजट तैयार करना, ग्राम सभा से पारित होने के बाद उसे निर्धारित प्राधिकारी को भेजना, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्यों में सहायता करना, सामुदायिक कार्यों के लिए शैक्षिक दान और योगदान का प्रबंध करना। तो इतनी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल के ग्राम प्रधान वगैरह जो भी हैं इतना तो करते नहीं है कोई भी। पंचायत के आवश्यक डेटा और डेटाबेस को बनाए रखना, ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए कार्यों का विवरण ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत करना। और उसके बाद है प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान के सभी कार्य प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान सभी कार्यों की कर्तव्य की जिम्मेदारी निहित करेगा। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है। तो उप प्रधान सभी कार्यों में जब प्रधान स्थायी समितियों की अध्यक्षता करेगा जिसका यह पदेन अध्यक्ष होगा तथा संबंधित समितियों के कार्यों की सुनवाई करके उसका विवरण ग्राम पंचायत के सामने प्रस्तुत करेगा। और फिर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक चीज़ आपको ये याद रखने वाली बात है, तो ये देख लेते हैं एक बार इसको, ये तो थोड़ा ज़रूरी लग रहा है। तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बीच विवाद, तो अगर ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बीच विवाद हो जाए तो इसके बीच में क्या होता है, यदि किसी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के संबंध में या 2 या अधिक ग्राम पंचायतों के बीच किसी नगर पंचायत के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे विहित प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। तो सिंपल से आपको इसमें मेन चीज़ याद रखने वाली ये बात है कि अगर प्रश्न बनेगा कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बीच जो विवाद होते हैं वो न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, तो वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। वो जो अधिकारी होगा जो उसी का अंतिम निर्णय होगा उसी को मान्य माना जाएगा, उसके अलावा आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। तो सिंपल सी ये बात है इसके कहने का मतलब। और ग्राम पंचायत के अभिलेखों की अभिरक्षा और उसे प्रमाणित करने का तरीका, तो ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख उसके प्रधान के अभिरक्षा में होंगे। ग्राम पंचायत का सचिव उन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा जो ग्राम प्रधान की देखरेख में है। तो सिंपल सी ये तो छोटी सी बात है। और अब देखते हैं कुछ जो आपके अभी 2025 में ये त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं तो उससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो अगर सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा वाली, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चुनाव जो है वो कौन से पहले बात तो यह है इसमें आपके उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, तो 13 में से 12 ज़िलों में चुनाव हुए हैं। जो हरिद्वार है वहाँ पर नहीं हुए। एक चीज़ ये आपको याद रखने वाली है। और दूसरी चीज़ आपके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा चुनाव कौन से ज़िले में रहे, तो 83.21% आपके रहे हैं उधम सिंह नगर में। और उसके बाद अगर सबसे कम की बात करें तो वो हमारे ज़िले उत्तराखंड में रहे हैं। और अब बात करें राज्य की बात करें तो वो रहा, राज्य का टोटल रहा 69.16%। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली बात तो सबसे कम कहाँ रहे उसका प्रतिशत भी याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले, अल्मोड़ा। और सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर। और राज्य की बात करें तो 69 रहा था, 69.17% रहा था राज्य का। और इस अगर 2019 वाली बात करेगा उसकी पूछेगा तो उसकी भी यही रही थी, 69 ही रही थी। तब भी 69 रही थी, अब भी ये दोनों में सेम है, थोड़ी पीछे दशमलव वाले में बदलाव है, तो शायद 2.5% ऐसी है लास्ट में, ठीक है। और अब अगर थोड़ी सी और याद रखने की बात करें तो बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से ज़िलों में रहे थे, तो पहले पे आपका आ जाएगा उधम सिंह नगर। और उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तरकाशी आ जाएगा 78,
और फिर उसके बाद आ जाएगा देहरादून 77 और फिर आपका आ जाएगा नैनीताल 74। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। पहला उधम सिंह नगर, फिर उत्तरकाशी, फिर देहरादून और फिर उसके बाद आपका है नैनीताल। तो ये टॉप पहले पर हो गया। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम की बात करते हैं तो पहले पर हमारा जिला अल्मोड़ा रह गया और उसके बाद आपका रह गया 60% रहा था टिहरी गढ़वाल का, फिर उसके बाद 61 रहा था पौड़ी गढ़वाल का और फिर 62 रहा था रुद्रप्रयाग का। और इससे कम वाली तो नहीं है ना कोई। हाँ तो यही है। तो अल्मोड़ा हो गया और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल टिहरी गढ़वाल, फिर पौड़ी गढ़वाल और फिर रुद्रप्रयाग। तो ये आपके रहे 4। तो ये छोटी सी वीडियो थी और आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ठीक है, आगे और ऐसी कोई अच्छी वीडियो होगी तो प्रस्तुत करूँगा।